टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि आने वाला है क्लैट पीजी का पेपर इन नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड क्लैट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉ सेशंस, राइट। केस लॉज डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी। क्लैट पीजी के पैटर्न में कोई खास चेंज नहीं है, जिसका मतलब यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम केस लॉ एज लास्ट 2 years and 3 years क्लैट कंसोर्टियम is doing. They ask you analytical questions based on the recent case laws and some of the contemporary case laws, recent and landmark cases as well, right? So let's cover some of the important cases for your upcoming CLAT PG examination. The first case which we are covering today is Animal Welfare Board of India versus Union of India. That's a landmark case of 2023. 2014 में जल्लीकाटू जजमेंट आया था, जहां पर द जजमेंट वाज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन का केस, जहां पर कोर्ट ने जल्लीकाटू इज अ प्रैक्टिस, इसे बैन करते हुए बोला था कि इसे बैन किया था। साथ में ये भी बोला था कि एनिमल्स के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल इस प्रैक्टिस को बैन किया गया था। सेम प्रैक्टिस की वैलिडिटी की बैनिंग की वैलिडिटी को लेकर ये पर्टिकुलर केस है, जहां पर रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कंप्राइजिंग ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट इज जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनुराधा बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने ये जजमेंट दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकाटू लॉज को अपहोल्ड करते हुए ये बोला है, इस प्रैक्टिस को अलाउ किया है और उसको अपहोल्ड किया है, और ये बोला है कि एनिमल्स के अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। As per Supreme Court, there are no precedents present which establish that animals do have fundamental rights like human beings. Human beings के fundamental rights तो हैं, but animals के fundamental rights को establish करने के लिए कोई भी specific judgment या precedent हमारी Indian legal history में नहीं है। Plus, कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, इस फंडामेंटल राइट को हम इन्वोक नहीं कर सकते for an animal. It cannot be invoked as an animal in the capacity of a person. We cannot give the capacity of a juristic person to an animal. Although animal welfare legislation को हम टेस्ट के लिए पुट कर सकते हैं, but human being representing the concept of animal welfare. So human being can come up and test the validity of an animal welfare legislation, but animal per se cannot come within the category of human or a person and cannot claim fundamental rights. And there are no precedents to establish the same. So the court has upheld the laws allowing the practice of jallikattu and other similar bullock cart races, stating that animals do not have a specific fundamental right to be claimed under the Part 3 of the Indian Constitution. So it's a very landmark case. You may be asked questions from the 2014 judgment also, and now you can expect a passage in the exam since it's a constitution bench judgment. अपने आप में ये case आपके लिए बहुत important है, right? Let's move ahead. Next case is MS Glock Asia Pacific Limited versus Union of India. This is regarding Article 229 of the Indian Constitution. आर्टिकल 229 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे बाय एक्सरसाइजिंग द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट दैट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नेम पे बनाए जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ये था कि यदि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है प्रेसिडेंट में, तो क्या वो उसे इम्यूनिटी ग्रांट कर देता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शन। The court, the bench or just of comprising Chief Justice Dr. D.Y. Chandrachud, Justice P.S. Narasimha and Justice J.B. Partawala, three-judge bench has given this judgment, जहां पर कोर्ट ने ये बोला है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा रहा है in the name of the president under Article 229 of the Indian Constitution, that is not creating an immunity against the application of any kind of statutory prescription. सिर्फ इसलिए कि वो प्रेसिडेंट के नेम पे एंटर किया जा रहा है, दिस विल नॉट क्रिएट एन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी प्रिस्क्रिप्शन। कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि ये एक मियर फॉर्मेलिटी है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड है इसलिए उनके नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए जा रहे हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें कोई भी सोवरेन इम्यूनिटी दी जाएगी या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग तरीके से या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। And to state the same, the court has relied on the judgment of Chaturbhuj Vidaldas Jasni versus Moreshwar Parsaram judgment, 1954 judgment. So this is another landmark case related to Constitution of India. You should be aware of. Then the next case in line is
Union of India versus Deloitte Haskins and Sells LLP 2023. This is a two-judge bench judgment. Justice M.R. Shah and Justice M.M. Sunderesh has given the judgment. This is regarding constitutional validity of Section 140 of the Companies Act 2013. This particular section is regarding removal resignation of auditors on giving special notice. इसका एक स्पेसिफिक क्लॉज है जो इस पर्टिकुलर एक्ट में इस पर्टिकुलर केस में चैलेंज किया गया, दैट इज सेक्शन 140 क्लॉज 5. बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एज पर द प्रोविजन इवन आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑडिटर्स द प्रोसीडिंग्स आर कंसिडर्ड एज मेंटेनेबल. तो क्या ये प्रोविजन दैट इज 140 सब क्लॉज 5 इज दिस अ वैलिड प्रोविजन? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया दैट सेक्शन 140 सब क्लॉज 5 is neither discriminatory nor arbitrary and nor violative of either article 14 or 19(1)(g). That's an absolutely correct question. That's an absolutely correct section. क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि ये जो ऑर्डर है 140 का, this can come from a tribunal also. ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे सकता है टू चेंज ऑडिटर्स. ऑडिटर्स के चेंज होने का वैलिडिटी या फिर उसका जो इंस्टेंस है दैट विल नॉट अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन इन द कंपनी. So the court has stated that section 140 subclause 5 is constitutionally valid and is not violative of either article 14 or 19(1)(g) for that matter. Then the next case in line for today's discussion is MS Shri Vishnu Constructions versus the Engineer-in-Chief Military Engineering Services and others 2023. Again a two-judge bench judgment regarding the applicability of Arbitration and Conciliation Act का amendment 2015. The bench here comprised of Justice M.R. Shah and Justice C.T. Ravi Kumar. इस particular case में question ये था कि ऐसी proceedings जो enter upon की गई हैं before 23rd October 2015, that is the enforcement date of Amendment Act of 2015, क्या उनके ऊपर नया amendment applicable होगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए ये बोला कि जितने भी नोटिसेस इन्वोक किए गए हैं, जिसमें जितने भी नोटिसेस हैं जो आर्बिट्रेशन इन्वोक कर रहे हैं बिफोर द एनैक्टमेंट डेट ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है, उनके ऊपर सेक्शन 11 ऑफ द न्यू अमेंडेड एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल. बेसिकली ऐसे सारे आर्बिट्रेशंस जो इस एनैक्टमेंट डेट के पहले शुरू हो गए हैं उनके ऊपर अमेंडमेंट एक्ट 2015 एप्लीकेबल नहीं होगा. The amendment will not have any kind of retrospective application. This is what has been held in this particular case by Supreme Court. Alright. Then the next case for today's discussion is MS KBT Product Private Limited and other versus Commercial Tax Officer Siliguri 2023. This is a split judgment and this is the case regarding applicability of the Tax Act. ठीक है, इस केस के अंदर जस्टिस M.R. शाह एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी ने जजमेंट दिया था. दिस जजमेंट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को आप ट्रेस बैक कर सकते हो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जस्टिस मुरारी ने यहाँ पर अपने स्प्लिट ओपिनियन में ये बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी एंड दैट इज लिंक्ड विद रूल ऑफ लॉ. एक्चुअली दैट इज अ फेसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ. इसीलिए जस्टिस मुरारी ने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद भी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय द पार्टीज. ऑन द अदर हैंड जस्टिस M.R. शाह ने स्प्लिट ओपिनियन देते हुए डिसेंटिंग ओपिनियन दिया अपना जस्टिस कृष्णा मुरारी से एंड ये बोला कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की डॉक्ट्रिन एंड प्रॉमिसरी एस्ट्रॉपल की डॉक्ट्रिन ये दोनों ही यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं. Because the same falls, the entire dispute here regarding the applicability or considering the blending of tea in the definition of manufacture as per the definition that is section 2 clause 17. This entirely is a question of policy decision. ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्वेश्चन है कि उन्हें उसे मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में कंसिडर करना है या नहीं करना है. ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है. इसीलिए जस्टिस शाह ने यहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए या फिर स्प्लिट जजमेंट देते हुए बोला दैट वी कैन नॉट अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और फॉर दैट मैटर प्रॉमिसरी एस्टॉपल हियर because this is a matter of policy decision. This is not a matter related to fundamental rights. Rather, this is a matter related to policy decision. So, we have witnessed a split judgment on this particular concept in this particular case.
So that are some important cases for your upcoming CLAT PG examination, everyone. I hope ये cases आपको help करेंगे. And that's it for this video. Stay tuned on the YouTube channel of Legal Edge After College for more such videos, and we'll be coming up with certain other landmark important cases. Do drop a comment below if you want these videos in future. That's it. All the best and take care.